गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। ठीक, और क्लास में भी मस्त ही हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि जलधाराएं क्या होती हैं या जलधाराएं हम किसे कहते हैं। महासागरों में जल की गति कई रूपों में होती है। जल में गति तरंगों के रूप में देखने को मिलती है, लहरों के रूप में देखने को मिलती है, ज्वार भाटा के रूप में देखने को मिलती है और जल धाराओं के रूप में भी देखने को मिलती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जल धाराओं की। तो सबसे पहले आप जान लें कि जलधाराएं क्या होती हैं। जलधाराएं महासागरीय जल में या महासागरीय जल का नियमित रूप से क्षैतिज दिशा में लंबी दूरी तक प्रवाह ही जलधारा कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं जलधारा की डेफिनेशन। महासागरीय जल का नियमित रूप से क्षैतिज रूप में लंबी दूरी तक एक निश्चित दिशा में प्रवाह ही जलधारा कहलाता है। मतलब जो महासागरीय जल होगा, महासागरीय जल नियमित रूप से लगातार कंटिन्यूअसली एक मतलब क्षैतिज रूप में मतलब हॉरिजॉन्टल रूप में आपको ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम जलधारा कहते हैं। अब ये जो जलधाराएं हैं, सवाल ये है कि भाई ये जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है या महासागरों में जलधाराएं कहाँ से आई, किस तरीके से ये जो जलधाराएं हैं बहुत बड़े क्षेत्र में और एक निश्चित दिशा में साल भर जो है ये प्रवाहित होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है पृथ्वी की आकृति और उसकी घूर्णन गति। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलधाराओं की उत्पत्ति का, पृथ्वी की आकृति और दूसरा उसकी घूर्णन गति। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का एक विशिष्ट आकार होता है। पृथ्वी का एक विशिष्ट आकार है। विशिष्ट आकार ऐसा कि अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में जो बीच वाला भाग है, बीच का जो हिस्सा है वो उभरा हुआ है। विषुवतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, तो वो उभरा हुआ है। लेकिन ध्रुवों की ओर देखेंगे तो ध्रुवों की ओर जो दोनों ध्रुव हैं वो चपटे हैं। बीच का हिस्सा उभरा हुआ है, ध्रुवों के जो हिस्से हैं वो चपटे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जियोड। क्या कहते हैं? जियोड। जियोड या इसी को हम हिंदी में लदवक्ष गोलाब कहते हैं। तो जियोड या लदवक्ष गोलाब पृथ्वी की विशिष्ट आकृति की वजह से उसको ये नाम दिया जाता है। लेकिन पृथ्वी की इस आकृति का जलधाराओं की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लीजिए। जलधाराओं की उत्पत्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ है। उभरा हुआ है इसका मतलब विषुवतीय क्षेत्र में जो जल का जो तल होगा, जल की जो हाइट होगी वो ध्रुवों की तुलना में ज्यादा होगी। ध्रुवों की तुलना में विषुवतीय क्षेत्र में जल का तल ऊपर होगा, जबकि ध्रुवों में कम होगा, नीचे होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पृथ्वी की एक विशिष्ट आकृति होने की वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, विषुवतीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल विषुवतीय क्षेत्र में कम होने की वजह से विषुवतीय क्षेत्र में जल का तल ध्रुवों की अपेक्षा ऊंचा होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर या महासागरों में एक स्लोप बनेगा, एक ढाल बनेगा, जिससे विषुवतीय क्षेत्र से जल ध्रुवों की ओर या मध्य अक्षांश की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। पृथ्वी की अपनी एक विशिष्ट आकृति है, जिसकी वजह से पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र में जल का स्तर ऊपर होता है, ऊंचा होता है। ध्रुवों में जल का तल उसकी तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से ढाल किधर मिल गया? विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर मिल गया और जल जो है किधर प्रवाहित होने लगा? विषुवतीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगा। दूसरी बात इसी पॉइंट में, ये तो हमने देखा पृथ्वी की एक विशिष्ट आकृति। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी जब रोटेट करती है, पृथ्वी जब घूमती है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से
एक बल काम करता है जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और अपकेंद्रीय बल की वजह से जो जल है वो बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर फेंका जाता है। इस वजह से भी विषुवतीय क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ जाता है मध्य अक्षांश और ध्रुवों की तुलना में, जिससे विषुवतीय क्षेत्र में जल का स्तर बढ़ेगा, जिससे ढाल किधर मिलेगा महासागरों में, मध्य अक्षांश या ध्रुवों की ओर मिलेगा। इसलिए विषुवतीय क्षेत्र से मध्य अक्षांश या ध्रुवों की ओर जल का प्रवाह होगा, और इसी जल के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, जल धाराएं कहेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। पहला पॉइंट, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की एक विशिष्ट आकृति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जल के तल में आपको अंतर देखने को मिल रहा है महासागरों में, और पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से अधिकांश जो जल है वो कहाँ जमा हो रहा है, विषुवतीय क्षेत्र में जमा हो रहा है। इसका मतलब दूसरे अक्षांशों में या उच्च अक्षांशों में विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में जल का तल कम होगा, और जहां जल का तल कम होगा एक जगह ज्यादा होगा, तो ज्यादा से कम वाले क्षेत्र की ओर एक स्लोप बनेगा, ढाल बनेगा, और जल ढाल की दिशा में ही प्रवाहित होगा। उसी को हम जलधारा कहते हैं। क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए। दूसरा पॉइंट है महासागरीय कारक। महासागरीय कारक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए, और महासागरीय कारकों में जो पहला कारक है वो है लवणता। लवणता क्या होती है? महासागरों में, महासागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए महासागर में बहुत सारे लवण हैं। महासागरों में सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लवण हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको NaCl देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से महासागरीय जल कैसा हो जाता है, लवणी हो जाता है, महासागरीय जल खारा हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखें कि अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी में जो इक्वेटोरियल रीजन है, जो विषुवतीय क्षेत्र है या जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, सूर्यताप ज्यादा होता है। सूर्यताप इन क्षेत्रों में ज्यादा होने की वजह से यहाँ जल का वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध की ओर जाएंगे, वहां सूर्यताप की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी। तो महासागरीय जल में लवणता की मात्रा ज्यादा है, जहां पर जल का वाष्पीकरण होता है, मतलब जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां जल का वाष्पीकरण होता है, लेकिन याद रखें लवणता का वाष्पीकरण नहीं होता। इसलिए सागर की तली में लवणता की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, वहां जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। वहां जहां तापमान कम होगा वहां लवणता की मात्रा क्या होगी, वाष्पीकरण कम होने की वजह से लवणता की मात्रा कम होगी उसकी तुलना में जहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो जहां लवणता की मात्रा महासागरों में बढ़ जाएगी वहां महासागरीय जो तल है वो नीचे बैठेगा। जहां लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी वहां महासागर का जल नीचे की ओर बैठेगा, जहां लवणता की मात्रा कम रहेगी वहां महासागर का जल ऊपर रहेगा। तो जहां महासागर का जल ऊपर रहेगा और जहां महासागर का जल का जो तल है वो नीचे रहेगा, तो अधिक जल वाले क्षेत्र से कम जल वाले क्षेत्र की ओर क्या बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा, जिसकी वजह से जलधाराएं आगे बढ़ेंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? बोले भाई। तो लवणता समझ में आया? मतलब महासागर में जहां लवणता ज्यादा होगी वहां सागरी तल नीचे बैठेगा, और जहां लवणता की मात्रा कम होगी वहां सागरी तल ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर एक स्लोप बनेगा, ढाल बनेगा। मतलब कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर जलधाराएं चलेंगी। क्लियर हुआ? लवणता। महासागरीय कारक में दूसरा जो कारक है वो है हिम का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना। अगर आप देखें जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में ग्लेशियर मिलेगा, आपको बर्फ मिलेगा, बर्फ की चट्टानें मिलेंगी। जब बर्फ पिघलता है, हिम पिघलती है, सूर्य के उत्तरायण के समय या सूर्य के दक्षिणायन के समय ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उत्तरायण के समय जो नॉर्थ पोल में जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, या टैगा टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र में जो ग्लेशियर है वो पिघलेगी, और सूर्य के दक्षिणायन के समय ये वाला हिस्सा जो है अंटार्कटिका, यहाँ की जो ग्लेशियर है, यहाँ की जो बर्फ की जो चट्टानें हैं वो पिघलेंगी, जिसकी वजह से बर्फ के पिघलने की वजह से, हिम के पिघलने की वजह से महासागरों को
बड़ी मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। और कैसा जल मिलेगा यहाँ पर? ठंडा जल मिलेगा, मतलब अतिरिक्त जल की प्राप्ति होगी। और ये जब अतिरिक्त जल, मतलब जल जो है पिघलने की वजह से महासागरों को जब अतिरिक्त जल मिलेगा तो जिसकी वजह से यहाँ जल का तल क्या हो जाएगा? जल का तल बढ़ जाएगा, जल का स्तर बढ़ जाएगा। और जल का स्तर जब बढ़ जाएगा तो यहाँ अगर जल का स्तर कम है तो इधर से इस दिशा की ओर जलधाराएं चलेंगी। लेकिन वो जलधाराएं कैसी होंगी? हिम के पिघलने की वजह से जो जलधाराएं होंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। तो हमेशा ग्लेशियर के पिघलने से कैसी जलधाराएं चलती हैं? ठंडी जलधाराएं चलती हैं। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, ये ग्रीनलैंड के पिघलने से यहाँ पर एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसको हम ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा कहते हैं। आपने यहीं पर लैब्राडोर सागर है, लैब्राडोर सागर ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। लैब्राडोर सागर, यहाँ के जो हिम शिलाखंड पिघलते हैं उसकी वजह से अतिरिक्त जल जो मिलता है उसकी वजह से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसको हम लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, तो महासागरीय कारकों में हिम का पिघलना मुझे लगता है आपको समझ में आया। ग्लेशियर के पिघलने से अतिरिक्त जल मिला और अतिरिक्त जल के मिलने की वजह से एक जलधारा की उत्पत्ति हो गई। लेकिन वो जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी, ना कि गर्म होगी। तीसरा और जो महत्वपूर्ण कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। अभी मैंने आपको बताया कि महासागर में अलग अलग जगह पर तापमान अलग अलग होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी पर महासागरों में तापमान का वितरण। तो सीधी सी बात है, जो निम्न अक्षांशी क्षेत्र होंगे वहां टेम्परेचर कम होगा, मध्य अक्षांशी क्षेत्रों में उसकी तुलना में कम टेम्परेचर होगा, और उच्च अक्षांशों में जाएंगे तो आपको टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वहां जल का वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और जब जल का वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा? वहां महासागरीय जल का स्तर या जल का जो तल है वो नीचे होगा उन क्षेत्रों की तुलना में जहां तापमान कम है और जहां जल का वाष्पीकरण कम हो रहा है। तो जहां जल का वाष्पीकरण कम हो रहा है वहां जल का तल अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों से ऊंचा होगा जहां तापमान कम है, और इस वजह से भी एक ढाल मिलेगा, स्लोप मिलेगा और जलधाराओं की उत्पत्ति होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? तो ये था टेम्परेचर। क्लियर है? महासागरीय कारकों में लवणता भी जलधाराओं की उत्पत्ति करने में सहायक है। हिम शिलाखंड पिघलने से जो अतिरिक्त जल मिलता है उसकी वजह से भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, और टेम्परेचर कम और ज्यादा होने की वजह से भी सागरीय जल के तल में अंतर होता है जिसकी वजह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय कारक। कुछ वायुमंडलीय कारक भी हैं जो हमारी जलधाराओं की या जलधाराओं को उत्पन्न करने में अहम रोल प्ले करते हैं। इसमें कौन कौन से कारक हैं तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखें इसमें पौने। आपको पता होना चाहिए हमारी पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार की वायुमंडलीय पौने चलती हैं, या जिनको हम 3 प्रकार की भूमंडलीय पौने चलती हैं। 3 प्रकार की जो भूमंडलीय पौने उन पौनों को कहते हैं जो साल भर लगभग एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। 3 पौने जैसे आपने सुना होगा, पूर्वी पवन, इसको व्यापारिक पवन भी बोलते हैं, कमर्शियल विंड भी कहते हैं। पूर्वी पवन जो सामान्यतः हम उसको ऐसा बोल देते हैं कि पूर्व से चलती है पश्चिम की ओर। एक दूसरी पवन होती है जो मध्य अक्षांशों में चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसको हम पछुआ पवन कहते हैं। और एक जो पोलर रीजन में चलती है जिसको हम ध्रुवीय पौने बोल देते हैं, या 66.5 डिग्री अक्षांश से ऊपर 90 डिग्री के बीच में ये ध्रुवीय पौने चलती हैं। तो ये 3 प्रकार की पौने चलती हैं। तो ये जो पौने होती हैं, ये पौने जब चलती हैं तो जैसे जब कमर्शियल विंड चलेगी या व्यापारिक पवन जब चलती है तो व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो ये जो व्यापारिक पवनें भी महासागरीय जल में घर्षण की वजह से महासागरीय जल को अपनी दिशा में ढकेलने का काम करती हैं। तो व्यापारिक पवनें किस दिशा से किधर चलती हैं? व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली ये व्यापारिक पवनें किस दिशा में जलधारा को लेकर, किस दिशा में जल को लेकर के आगे बढ़ेंगी? पश्चिम की ओर लेकर के आगे बढ़ेंगी। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जल आगे बढ़ने लगता है। इसी तरीके से जब पछुआ पौने पर चलती हैं तो पछुआ पौने भी जो महासागरीय जल है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर लेके आगे बढ़ती हैं। जैसे आपने उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का नाम सुना होगा, ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में एक जलधारा चलती है जो बहुत बड़े क्षेत्र में चलती है, इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कहा जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह या उत्तरी अटलांटिक जलधारा
पछुआ पवन के प्रभाव से ही ये जो गल्फ स्ट्रीम होती है, गल्फ स्ट्रीम पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। और ये बड़े बड़े हिम शिलाखंड जो नीचे आते हैं उनको पिघलाने का काम करती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसलिए बोला जाता है साल भर ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वो चलते रहती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े समुद्री जहाजों के लिए ये आवागमन का एक इंपॉर्टेंट रूट होता है अटलांटिक ओशियन में, खासकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर हुआ ये आपको? तो पछुआ पवन के प्रभाव से, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, ये व्यापारिक पवनें जिस दिशा में चलती हैं, पछुआ पवनें जिस दिशा में चलती हैं, उस दिशा में जलधाराएं आगे बढ़ती हैं। क्लियर हुआ? तो समझ में आया आपको पवनें किस तरीके से हमारी जलधाराओं को एक दिशा प्रदान करती हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा वर्षा, रेनफॉल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। अब वर्षा किस तरीके से हमारी जलधाराओं को प्रभावित करेगी? तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा की आधिक्यता है, ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? विषुवतीय क्षेत्र हैं। अगर हम विषुवतीय क्षेत्र को देखें तो दोनों ही गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश के बीच एक पेटी पाई जाती है, जिसको हम विषुवतीय पेटी कहते हैं। इस विषुवतीय पेटी या विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जल का वाष्पीकरण होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन की क्रिया होगी। मतलब हमारे टाइम के हिसाब से 12-1 बजे तक तेज धूप होगी और उसके बाद शाम तक मूसलाधार वर्षा होती है। हर दिन यही चीज आपको देखने को मिलेगी। दिन भर यहाँ पर बारिश होगी विषुवतीय क्षेत्र में, और दिन भर जब बारिश होगी इसकी वजह से क्या है, अतिरिक्त जल प्राप्त होगा महासागरों को, और जब महासागरों को अतिरिक्त जल प्राप्त होगा तो ऐसी तुलना में विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्रों में जल का स्तर कम होगा, जिसकी वजह से विषुवतीय क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर जलधाराएं चलेंगी जहां समुद्र में जल का जो स्तर है वो कम है, नीचा है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? तो वर्षा भी प्रभावित करती है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया विषुवतीय बेल्ट, जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और ये जो वर्षा होती है वो किस वजह से, संवहनी क्रिया की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा अभी मैं आपको पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट भी बताऊँगा आगे के जो मेरे लेक्चर होंगे उसमें। तो इसमें एक पश्चिमी यूरोपीय जलवायु भी पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में भी पछुआ पवनें जो है महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर खूब बारिश कराती हैं। तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है। सेम यही जलवायु साउथ में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया में भी पाई जाती है। इसलिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, तस्मानिया में भी साल भर बारिश होती है। तो विषुवतीय क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कोई क्षेत्र है तो वो कौन सी जलवायु वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोपीय जलवायु वाला क्षेत्र है, जो बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है। तो सीधी सी बात है, वो सभी क्षेत्र जो बड़ी मात्रा में वर्षा प्राप्त कर रहे हैं वहाँ पर जल का जो स्तर है वो ज़्यादा होगा उन क्षेत्रों की तुलना में जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम हो रही है। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर जलधाराएं चलेंगी, जलधाराएं प्रवाहित होंगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक, और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है समुद्री स्थलाकृति, मतलब ओशियन टोपोग्राफी। समुद्र में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो समुद्री जो स्थलाकृतियां हैं, समुद्रों में बहुत सारी टोपोग्राफी देखने को मिलती है। समुद्र में बहुत सारे उच्चावच हैं, बहुत सारे गर्त हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मैदान हैं, खाइयाँ हैं, गुयाट हैं, समुद्री पहाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में है ना। तो समुद्र जितना महाद्वीपों में उच्चावच देखने को नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा हमको समुद्रों में उच्चावच देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऊंची नीची आकृति होने की वजह से ये जो उच्चावच हैं महासागरों में, ये जलधाराओं की उत्पत्ति में सहायक तो नहीं है, लेकिन ये जलधाराओं को एक दिशा देने का काम करते हैं, ये जलधाराओं को बांटने का काम करते हैं। जैसे समुद्री स्थलाकृति में देखिए पहला पॉइंट है तटीय आकृति, समुद्र तटीय आकृति। तो बहुत सारी जो जलधाराएं होती हैं वो हमारा जो महाद्वीपीय तट होते हैं या जो द्वीपीय तट होते हैं
उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में एक जलधारा है जिसका नाम है दक्षिण विश्वती जलधारा। ये दक्षिण विश्वती जलधारा जैसे ही ब्राज़ील के तट से टकराती है तो ब्राज़ील के तट के सहारे सहारे ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि जो महाद्वीप होगा सीधी सी बात है महासागरों से ऊपर उठे हुए होंगे, महासागर नीचे होंगे महाद्वीपों की तुलना में। तो जल जो है एक बड़ी जल राशि जब आएगी तो तट से टकराने के बाद किनारे किनारे तट का अनुसरण करेगी। तो जब वही जलधारा दक्षिण विश्वती जलधारा ब्राजील के तट से टकराकर ब्राजील के सहारे नीचे की ओर आती है तो इसी को हम ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजीलियन जलधारा। तो इसका मतलब ये है कि दक्षिण विश्वती जलधारा के जल का जो स्वभाव होगा, अगर ये गर्म जलधारा है तो ब्राजीलियन जलधारा भी कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा ही होगी। क्लियर? अभी आगे मैं आपको जलधाराएं पढ़ाने वाला हूं तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो जो तटीय आकृति है वो जलधाराओं को प्रभावित करती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पर अभी एक जलधारा यहाँ से एक जलधारा जाती है जिसका नाम है फ्लोरिडा जलधारा। ये फ्लोरिडा जलधारा तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कैप हेक्टर्स द्वीप। यहाँ आने के बाद इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो मतलब ये फ्लोरिडा और ये गल्फ स्ट्रीम जो है इसके तट के किनारे किनारे ही आगे बढ़ती है और पश्चिम पवन के प्रभाव से फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो बहुत सारी जलधाराएं जो महाद्वीप के तट का या द्वीपी तटीय क्षेत्र का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती हैं। क्लियर हुआ ये तटीय आकृति? चलिए अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह है द्वीप की स्थिति। तो बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे महासागरों में। आइलैंड किसे कहते हैं? द्वीप हम उन क्षेत्रों को कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उन्हें हम द्वीप या हम आइलैंड कहते हैं। तो बहुत सारे द्वीप हैं और ये द्वीप जो है महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं इनको बांटने का काम करते हैं, इनको विभाजित करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। मेडागास्कर का प्राचीन नाम बताइए? मालागासी। क्या कहा जाता है? मालागासी। यहाँ पर एक जलधारा चलती है, यहाँ पर एक जलधारा आती है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण विश्वती जलधारा। हिंद महासागर में कौन सी जलधारा? दक्षिण विश्वती जलधारा। दक्षिण विश्वती जलधारा जो है यहाँ पर टकराती है किससे? मेडागास्कर द्वीप से। मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद ये जलधारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जलधारा अंदर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा, एक जलधारा इधर से आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मालागासी जलधारा। मेडागास्कर और मालागासी जलधारा। और जब ये दोनों जलधाराएं आगे बढ़कर आपस में मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है अगुलहास जलधारा। क्या नाम हो जाता है? अगुलहास जलधारा। तो यहाँ पर मेडागास्कर ने क्या किया? एक दक्षिण विश्वती जलधारा जो थी उसकी एक जो बड़ी जलराशि थी उसको क्या कर दिया? दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से होकर के एक जो शाखा उसकी आई तो उसी को हमने बोल दिया मोजाम्बिक जलधारा, और एक मेडागास्कर के पूर्व से जो जलधारा आई उसको हमने बोल दिया मालागासी जलधारा। आगे बढ़कर दोनों मिल गई तो फिर दोनों एक हो गई और उसका नाम हो गया अगुलहास जलधारा। तो क्लियर हुआ आपको? तो ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जो क्या करते हैं? जलधाराओं को बांटने का काम करते हैं। एक और द्वीप मैं आपको बताता हूं, ये द्वीप है कैरिबियन सागर में। इन द्वीपों को एंटीलीज द्वीप कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीलीज द्वीप। जब उत्तर विश्वती जलधारा आती है तो उत्तर विश्वती जलधारा इन एंटीलीज द्वीप से टकराती है। टकराने के बाद इसकी एक शाखा पूर्व से और एक इसकी शाखा पश्चिम से चलने लगती है। जो शाखा पूर्व से चलती है उस शाखा को हम एंटीलीज जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीलीज जलधारा। इसकी एक शाखा इसके पश्चिम से आकर के ये मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में एक बहुत बड़ी नदी उत्तर अमेरिका की आकर के मिलती है जिसका नाम है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी की वजह से और इसकी पूर्वी शाखा की वजह से मैक्सिको की खाड़ी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है फ्लोरिडा के दक्षिण से, जिसको हम फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं या फ्लोरिडा की हम गर्म जलधारा कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीलीज द्वीप ने क्या किया? उत्तर विश्वती जलधाराओं को दो शाखाओं में बांट दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया हमने एंटीलीज जलधारा, एक को बोल दिया हमने फ्लोरिडा जलधारा। यही दोनों आगे बढ़ी, आगे बढ़कर यही जलधारा गल्फ स्ट्रीम बन जाती है और गल्फ स्ट्रीम ही आगे बढ़कर के फिर उत्तरी अटलांटिक जलधारा या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बन जाती है। तो मुझे लगता है
ये द्वीपों की स्थिति, द्वीप किस तरीके से जलधाराओं को एक दिशा देते हैं, जलधाराओं को किस तरीके से बांटते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने बात की जलधाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागरों में जलधारा की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, उनको दिशा प्रदान करते हैं और उनको बांटने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं जलधाराओं की। महासागर अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर आपको 3 बड़े महासागर देखने को मिलेंगे। एक है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर। तो आज हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। जलधाराएं अपने स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। ऐसे क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जहां टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या अगर मैं बोलूं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो यहाँ पर आपको गर्म जलधाराएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे वहाँ आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलेंगी। एक सामान्य बात, लेकिन ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र का जल जो है वो गर्म होता है, तो उससे जो जलधाराओं की उत्पत्ति होगी उसको हम गर्म जलधारा कहेंगे। और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से, हिमाच्छादित धरातल के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से जिन जलधाराओं की उत्पत्ति होगी उसको हम ठंडी जलधारा कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो सबसे पहले देखें आप अटलांटिक महासागर। अगर आप अटलांटिक महासागर को देख रहे हैं, ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को जो इक्वेटर है, ये बीच से मैंने इक्वेटर खींची हुई है, जो रेड इंक से जो मैंने एक लाइन खींची है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर ये इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसे हम कहेंगे साउथ अटलांटिक ओशियन। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, देखो अमेरिका, यूरोप और ये अफ्रीका के बीच में है, और जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है ये साउथ अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट इसके बीच में है। ये जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर की उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर बनाता है, और इस अटलांटिक महासागर की जो दक्षिणी सीमा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप बनाता है। तो अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जो इस महासागर की दक्षिणी सीमा बना रहे हैं, और इसकी उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर बना रहा है। यह अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो एक एस की आकृति में आर्कटिक महासागर से लेकर के अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ है। और यहाँ पर दोनों ही प्रकार की जलधाराएं आपको देखने को मिलेंगी, गर्म जलधाराएं भी और ठंडी जलधाराएं भी। और ये दोनों ही जलधाराएं यहाँ के तटवर्ती क्षेत्र के क्लाइमेट को, यहाँ के मौसम को, यहाँ के समुद्री संसाधनों को कई तरीके से प्रभावित करती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधाराएं। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाली जलधाराएं, दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं, या अगर हम गर्म जलधाराएं पहली देख लें और फिर ठंडी जलधाराओं पर भी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने कि लिखा हुआ है, ये देखें अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्म जलधाराओं की। तो पूरे अटलांटिक महासागर में जो गर्म जलधारा है इसको हम देखेंगे, और इसका एक मैं आपको क्रम बताऊंगा, एक सीक्वेंस बताऊंगा। तो इसको पूरा देखें। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो कभी आपको चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पूरा एक चक्र बनता है, और वो चक्र कैसे बनता है तो उस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, और उसको भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, और गर्म जलधाराओं में पहली जलधारा है, इसका नाम है उत्तर विषुवतीय जलधारा। उत्तर विषुवतीय जलधारा। चलिए, तो उत्तर विषुवतीय जलधारा पहली जलधारा है। लेकिन उत्तर विषुवतीय जलधारा या दक्षिण विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए आपको एक पवन और एक धारा को समझना होगा, उससे ये जलधाराएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, इस विषुवतीय क्षेत्र में या विषुवतीय बेल्ट में, विषुवतीय क्षेत्र किसको बोलेंगे हम, 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये 20 डिग्री
अक्षांश वाला जो ये विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यंत मंद गति से, बहुत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में, किस दिशा में, समझे भाई इसको, पश्चिम से पूर्व दिशा में अत्यंत मंद गति में एक पवन चलती है। इस पवन को प्रति विषुवतीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति विषुवतीय पवन। क्लियर हुआ ये आपको? तो विषुवतीय क्षेत्र में, पूरे विषुवतीय क्षेत्र में चलेगी ये पवन। ये जो 20 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र है इसमें चलेगी, और इसकी दिशा क्या होगी? पश्चिम से पूर्व होगी। जैसे उच्च अक्षांशों में पछुआ पवन चलती है पश्चिम से पूर्व, वैसी ही चलेगी ये, मतलब दिशा बोल रहा हूं मैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो विषुवतीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत मंद गति से चलने वाली पवन को प्रति विषुवतीय पवन कहते हैं। और ये जो प्रति विषुवतीय पवन होती है, ये विषुवतीय क्षेत्र के जल को लेकर के आगे बढ़ती है। और विषुवतीय क्षेत्र के जल को जो लेकर के आगे बढ़ती है, इस जल को या इस धारा को प्रति विषुवतीय धारा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो प्रति विषुवतीय पवन की वजह से प्रति विषुवतीय धारा, ये जो आगे बढ़ी या जो विषुवतीय क्षेत्र का जल आगे बढ़ा, ये अफ्रीका के, मतलब अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है गैबोन। क्या नाम है? तो गैबोन के पश्चिमी तट से टकराता है, और ये जल टकराने के बाद क्या होगा? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर चले जाती है और इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर चले जाती है। बटेगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रति विषुवतीय पवन की वजह से विषुवतीय क्षेत्र का जल गैबोन के तट से टकराया। अफ्रीका के पश्चिमी तट में ये देश है गैबोन, ये छोटा सा देश है, शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, ये गैबोन है। इससे टकराने के बाद ये दो शाखाओं में बढ़ गया, एक शाखा उत्तर की ओर गई और एक शाखा दक्षिण में आ गई। अब आप लोगों ने पवनों को पढ़ा होगा, भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनें। ये जल जो था उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश तक चला गया और ये भी दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश तक आ गया। अब 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच, 10 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी, पूर्व से पश्चिम की ओर एक पवन चलती है जिसका नाम है व्यापारिक पवन। कौन सी पवन चलती है? और मैंने आपको बताया था पवनें जो होती हैं वो जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करती हैं, और यही कारण है कि जैसे ही व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, तो ये जो जल जो ऊपर गया हुआ था, इस जल को लेकर के वो अपने साथ अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जब ये जल को व्यापारिक पवन अपनी दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर आगे लेकर के जाती है, तो इसी जलधारा को हम कहते हैं अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवतीय जलधारा। क्या बोलते हैं? ये उत्तर विषुवतीय जलधारा का जल आगे बढ़कर यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर आपने, ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर में यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हम एंटीलीज द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीलीज द्वीप। ये उत्तर विषुवतीय जलधारा एंटीलीज द्वीप से टकराकर पुनः ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में आ जाती है और इसकी एक शाखा एंटीलीज द्वीप, ये वेस्ट इंडीज, क्यूबा के किनारे होते हुए पूर्व से आगे बढ़ जाती है। तो ये जो एंटीलीज द्वीप से टकराकर उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो आगे बढ़ी और ये दो शाखाओं में बटी, इसकी पूर्वी शाखा को हम कह देते हैं एंटीलीज जलधारा। क्या बोल देते हैं? तो मैं यहाँ पर 2 नंबर डाल दे रहा हूँ। 2 नंबर में मैंने चूंकि यहाँ दिखाया हुआ है एंटीलीज जलधारा को। और एक शाखा जो अंदर आ गई मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में एक शाखा इसकी आ गई। कौन सी शाखा? इसकी पश्चिमी शाखा। अब जैसी मैक्सिको की खाड़ी में आई तो क्या होता है, एक तो इस शाखा से भी काफी जलराशि मिली मैक्सिको की खाड़ी को, और इधर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की एक सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी। जब ये मिसिसिपी आती है, आपने सुना होगा मिसिसिपी की कुछ सहायक नदियां हैं, रेड, अरकानसा, टेनेसी, ओहियो। टेनेसी का नाम सुना है? टेनेसी नदी घाटी
के आधार पर ही हमारे भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था गोदावरी नदी घाटी परियोजना। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, सॉरी गोदावरी बोल रहा हूँ मैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की गई थी 1948 में, और टेनेसी थी 1940, क्योंकि टेनेसी में भी खूब बाढ़ आती थी और वहाँ ये योजना काफ़ी सफल रही, तो उसी की तर्ज पर हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना को इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए हम फिर से आते हैं। उत्तर विश्वती जलधारा। उत्तरी विश्वती जलधारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व की ओर आगे, पश्चिम की ओर आगे बढ़ी, पश्चिम की ओर आगे बढ़ी, एंटलीज द्वीप से टकराई। एंटलीज द्वीप से टकराने के बाद ये जलधारा दो शाखाओं में बढ़ गई। इसकी जो पूर्वी शाखा थी वो आगे बढ़ी तट के किनारे किनारे, तो इसका नाम दे दिया हमने, कौन सी जलधारा? एंटलीज जलधारा। एंटलीज द्वीप के पूर्व में एंटलीज जलधारा। लेकिन एंटलीज द्वीप के पश्चिम में इसकी एक शाखा जो थी वो आगे बढ़ी और मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर गई। मैक्सिको की खाड़ी में जैसे ही प्रवेश की, मैक्सिको की खाड़ी का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ा और यहाँ एक बहुत बड़ी विशालकाय नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मिसिसिपी। और मिसिसिपी के मिलने से और इसकी पूर्वी शाखा दोनों के मिलने से मैक्सिको की खाड़ी का जो जलस्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और यहाँ अमेरिका में आप देखेंगे ये नीचे निकला हुआ अमेरिका का एक स्टेट है जिसको हम फ्लोरिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिडा। जब ये जल का स्तर काफी बढ़ जाता है तो जल जो है यहाँ से ओवरफ्लो होता है, और ये ओवरफ्लो कहाँ से होता है? फ्लोरिडा के नीचे से होता है। कहाँ से होता है? फ्लोरिडा के नीचे से ये जल ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होकर के ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर ये दोनों, ये जो आगे बढ़ता है और आगे जब बढ़ता है तो इसका नाम हो जाता है कौन सी जलधारा? फ्लोरिडा जलधारा। तो ये देखो तीसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है, ये कौन सी जलधारा है? फ्लोरिडा जलधारा। तो यहाँ से जो जलधारा की उत्पत्ति हुई इसको हमने दे दिया नाम, तीसरा नंबर फ्लोरिडा जलधारा। अब ये जो फ्लोरिडा जलधारा और ये जो एंटलीज जलधारा, दोनों जलधाराएं आपस में क्या होंगी? आगे जाकर के मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? तो देख लीजिए, अमेरिका के पूर्वी तट पर यहाँ पर एक द्वीप है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जिसका नाम है कैप हेक्टर्स द्वीप। क्या नाम है? कैप हेक्टर्स द्वीप। तो कैप हेक्टर्स द्वीप में आकर के ये दोनों ही जलधाराओं का मिलन हो जाता है। कौन कौन सी जलधारा का? एंटलीज जलधारा का और फ्लोरिडा जलधारा का। तो एंटलीज और फ्लोरिडा जलधारा दोनों कहाँ मिल गई? कैप हेक्टर्स द्वीप में मिल गई। और कैप हेक्टर्स द्वीप में मिलने के बाद ये फिर आगे बढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही कैप हेक्टर्स द्वीप में दोनों जलधाराएं मिलती हैं इनका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है, चौथे नंबर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। क्या नाम हो जाता है? तो कैप हेक्टर्स द्वीप से लेकर के अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट के किनारे किनारे ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कनाडा का एक द्वीप है, क्या नाम है उसका? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक इसका नाम क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम। और ये जो गल्फ स्ट्रीम होती है ये अमेरिका के पूर्वी तट को, अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी वर्षा कराती है और वहाँ की जलवायु को बहुत स्वास्थ्यवर्धक बना देती है। तो अमेरिका के क्लाइमेट को निर्धारित करने में इस गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा का बहुत अहम रोल है। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही गल्फ स्ट्रीम जलधारा न्यू फाउंडलैंड द्वीप तक पहुंची, न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है वो है लगभग 40 से 45 डिग्री, मतलब 40 से 50 अक्षांश के बीच में। कितने अक्षांश के बीच में है? 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है न्यू फाउंडलैंड। और मैंने आपको बताया था व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम में चलती हैं। कहाँ से कहाँ? 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच, पूर्व से पश्चिम की ओर। और जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये जो पछुआ पवनें हैं ये 40 से 60 डिग्री या 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो पवनें क्या करती हैं? जल को आगे ले जाने का काम करती हैं। तो ये जो पछुआ पवनें हैं, जैसे ही गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड तक आती है तो पछुआ पवन इस गल्फ स्ट्रीम को किधर ढकेल देती है? पूर्व की ओर ढकेल देती है, पूर्व की ओर ढकेल देती है इस तरीके से। और बड़े बहुत व्यापक क्षेत्र में, एक बहुत व्यापक मार्ग में यहां पर एक जलधारा की उत्पत्ति होती है। मतलब जल तो वही है, गर्म जल है, एक जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसको हमने नाम दे दिया, कौन सा नंबर डाला है इसको हमने? 5वां नंबर। और इसको हमने नाम दे दिया उत्तरी अटलांटिक प्रवाह।
इसको जलधारा भी कहा जाता है, इसको प्रवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रवाह एक निश्चित मार्ग में काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये चलता है। और ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कैसी जलधारा हुई? अरे गल्फ स्ट्रीम गर्म है, तो ये भी कैसी होगी? अभी मैं केवल आपको गर्म जलधाराएं बता रहा हूं, तो ये भी कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा है, क्योंकि ये ऊपर से आने वाले, उत्तर से आने वाले जितने भी हिमशिलाखंड है, जितनी भी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं, वो यहाँ आकर के गर्म जलधारा की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पिघल जाती हैं। इसलिए ये मार्ग साल भर खुला रहता है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, देखें। अब ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम ही आगे बढ़ी, पछुआ पवन के प्रभाव से मुड़ गई इस दिशा में। ये जब आगे बढ़ती है, काफ़ी चौड़ाई में आगे बढ़ती है, बहुत चौड़ा मार्ग है ये आगे जाकर के, ये देखो आप, यूरोप महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर बिस्के की खाड़ी है, यहाँ पर इधर अंदर जाएंगे तो नॉर्वे है, इधर आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। तो काफ़ी चौड़ाई में चलती है, जिसकी वजह से ये यहाँ तटों से टकराकर, तटीय क्षेत्र से टकराकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तटीय क्षेत्र से टकराकर ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये कई शाखाओं में बढ़ जाता है। और देख लीजिए, ये 3 शाखाओं में बढ़ता है। कितनी शाखाओं में? 3 शाखाओं में। मतलब एक बड़ी जलधारा से 3 छोटी छोटी जलधाराओं की भी उत्पत्ति होती है। उसमें देखो, इसकी एक शाखा, ये 3 शाखाओं में बढ़ जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जिसकी एक शाखा आइसलैंड तक चले जाती है। कहाँ तक चले जाती है? आइसलैंड तक जाती है। और उसकी वो शाखा जो आइसलैंड तक जाती है, उसको इरमिंगर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इरमिंगर जलधारा। तो इरमिंगर कुछ और नहीं बल्कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा है। तो कैसी जलधारा होगी इरमिंगर? गर्म जलधारा होगी। जबकि आइसलैंड तो बहुत ज्यादा अक्षांश पर स्थित होगा। चलिए, उसके अलावा उसकी जो दूसरी शाखा, ये देखिए नॉर्वे के तट तक आ गई। कहां तक आ गई? नॉर्वे के तट तक। उसको हमने क्या नाम दे दिया? नॉर्वेजियन धारा, या क्या बोल दिया? नॉर्वेजियन जलधारा। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जो दूसरी शाखा है, उसको हमने बोल दिया नॉर्वेजियन जलधारा, जो कहां तक पहुंच गई? नॉर्वे के तट तक पहुंच गई। और इसकी जो तीसरी शाखा है, वो देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में खाड़ी है छोटी सी, जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बिस्कुट की नहीं, बिस्के की खाड़ी। तो बिस्के की खाड़ी तक पहुंच गई कौन सी जलधारा? इसको हमने नाम दे दिया रेनेल जलधारा। कौन सी जलधारा? रेनेल जलधारा। तो देखिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इरमिंगर, नॉर्वेजियन, रेनेल। तो ये 5वें नंबर की जलधारा आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। इसे हमने बोला उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से ही ये 3 शाखाएं बटी। कौन कौन सी? इरमिंगर, जो आइसलैंड के दक्षिण तक चले गई, नॉर्वे तक चले गई, इसको हमने बोला नॉर्वेजियन जलधारा। और एक जो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो खाड़ी है, जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी, यहाँ तक एक जलधारा, एक शाखा आ गई इसकी, जिसको हमने बोला रेनेल जलधारा। तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा, ये तीनों ही जो शाखाएं हैं वो किससे निकल के बनी है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से निकल करके बनी है। अब एक फैक्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी और अदर स्टेट पीएससी में भी और दूसरे अदर एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार पूछा जाता है। अब ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे में यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है, एक जो पोर्ट है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है, ये साल भर खुला रहता है। ये साल भर खुला रहता है। अगर हम नॉर्वे की स्थिति देखें तो नॉर्वे, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये 60 डिग्री अक्षांश के बीच में है। 60 डिग्री अक्षांश मतलब काफ़ी उच्च अक्षांश पर स्थित है नॉर्वे। और यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा नॉर्वे बर्फ से ढक चुका होता है। मैं नॉर्वे में विंटर सीजन की बात कर रहा हूँ, नॉर्वे में शीत ऋतु की बात कर रहा हूँ। नॉर्वे में शीत ऋतु में पूरा का पूरा नॉर्वे के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बर्फ से आच्छादित हो जाता है, बर्फ से ढका जाता है। लेकिन इस जलधारा की वजह से, कौन सी? नॉर्वेजियन जलधारा की वजह से ये नॉर्वे में जो बंदरगाह है, यस उसका नाम मुझे याद आ गया, मरमस्क बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मरमस्क बंदरगाह। मरमस्क बंदरगाह साल भर खुला रहता है, ठंड में भी, विंटर में भी खुला रहता है, क्योंकि वहां बर्फ नहीं जम पाती। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कौन सी जलधारा? नॉर्वेजियन की, या नॉर्वेजियन गर्म जलधारा।
क्लियर है। जबकि ये जो मरमस्क बंदरगाह है नॉर्वे में, मरमस्क बंदरगाह के लगभग साउथ में 1000 किलोमीटर दक्षिण में, मतलब उसके साउथ में या डेनमार्क है, जर्मनी है, यहाँ के जो बंदरगाह होते हैं वो बर्फ से पट चुके होते हैं, बर्फ से हिमाच्छादित हो चुके होते हैं। तो उसके उत्तर में 1000 किलोमीटर उत्तर में है नॉर्वे में मरमस्क बंदरगाह, जो ठंड में भी खुला रहता है, व्यापार होता रहता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी हमने देखा अटलांटिक महासागर की कैसी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। चलिए, अभी गर्म जलधाराएं थोड़ी सी बची हुई हैं, लेकिन गर्म जलधाराओं में भी अभी हमने कहा कि गर्म जलधाराएं देखी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं देखी। अब हम देख लेते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। तो देखिए, फिर वहीं आ जाइए इक्वेटर पर। अभी मैंने आपको बताया था विषुवतीय क्षेत्र में कौन सी पवन चलती है? प्रति विषुवतीय पवन चलती है। प्रति विषुवतीय पवन जो जल को लेकर के आगे बढ़ती है, उस जल को क्या कहा जाता है? प्रति विषुवतीय धारा कहा जाता है। ये जो प्रति विषुवतीय धारा है, ये प्रति विषुवतीय धारा यहाँ गैबोन के तट से टकराई। किसके तट से? गैबोन से। कुछ जल उत्तर की ओर आगे बढ़ा और कुछ जल दक्षिण की ओर आगे बढ़ा। जो उत्तर की ओर बढ़ा था वो उत्तर विषुवतीय जलधारा के रूप में हो गया था, और जो जल नीचे आया उसको हमने क्या बोला? कुछ जल जो है नीचे की ओर आगे बढ़ा, और ये आगे बढ़कर के 0 डिग्री इक्वेटर से कहां तक आ जाता है? 10 डिग्री अक्षांश तक आ जाता है। 10 डिग्री अक्षांश तक आ जाता है। और मैंने आपको बताया था 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर एक पवन चलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर एक पवन चलती है जिसको हम कमर्शियल विंड या व्यापारिक पवन कहते हैं, या इसे हम पूर्वी पवन भी कहते हैं। तो ये पूर्वी पवनें क्या करती हैं? पूर्वी पवनें इस जल को, दक्षिण में जो शाखा है ये, इस जल को लेकर के आगे बढ़ती है, और इस जल को लेकर के आगे बढ़ती है। ये जल आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ये कहाँ, किससे टकराएगा? ब्राजील के पूर्वी तट से टकराता है। तो ये जो जल जिसको व्यापारिक पवन ने लेकर के आगे बढ़ा और जो ब्राजील के तट से टकराया, यही जल कहलाता है दक्षिण विषुवतीय जलधारा। और मैंने बोर्ड में इसको जो नंबर दिया है वो 6 नंबर दिया है, 6वें नंबर की जलधारा है भाई, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कैसे बनी? क्लियर हुआ? तो जो प्रति विषुवतीय धारा से जो जल दोनों ओर ऊपर उठा था, जो जल नीचे आया, वही जल व्यापारिक पवनों के प्रभाव से किस तरफ मुड़ गया? पश्चिम की ओर मुड़ गया। तो पश्चिम की ओर मुड़ करके ये जो धारा कहां तक आई? ब्राजील के तट तक आई। इसी को हमने क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अब ये जो जल है ये ब्राजील के तट से टकराया, ब्राजील के तट से टकराया, और मैंने आपको बताया था जो तटीय देश होते हैं, ये तटीय देश क्या करते हैं? जलधाराओं को एक दिशा प्रदान करते हैं। तो ब्राजील के पूर्वी तट के सारे ये जो जलधारा है ये आगे बढ़ती है। ब्राजील के तट के पूर्वी तट के सारे जलधाराएं, ये जो जल है ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है, और इसका नाम हो जाता है कौन सी जलधारा? ब्राजील की गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा? ब्राजील की गर्म जलधारा। और इसको मैंने यहाँ बोर्ड में नंबर दिया है 7। तो 7वें नंबर की गर्म जलधारा है ब्राजील की गर्म जलधारा। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ आपको? ब्राजील की जलधारा आगे बढ़ी, यही ब्राजील की जलधारा जो है आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक जो जलधारा है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, इसमें आकर के ये मिल जाती है। सॉरी, यहाँ पर एक जलधारा आती है ठंडी जलधारा, जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा, और फॉकलैंड जलधारा से मिल करके ये समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ ये आपको? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं क्लियर हुई? अरे बोलो भाई। चलिए, यहाँ पर ये जलधारा नहीं चलेगी, एक्चुअली में मैंने लिख दिया था, ये जो जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया ब्राजील जलधारा। तो दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में 2 गर्म जलधारा चल रही हैं, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, और वही जलधारा ब्राजील के तट से टकराकर आगे बढ़ी, तो उसको क्या बोल दिया? ब्राजीलियन जलधारा या ब्राजील की गर्म जलधारा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गई अटलांटिक महासागर की सारी गर्म जलधाराएं। अब हम देख लेते हैं ठंडी जलधाराएं। तो ये गर्म जलधाराओं को मैंने ब्लैक इंक के मार्कर से दिखाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। तो ठंडी जलधाराओं को मैं ब्लू इंक से शो करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ठंडी जलधाराओं में। ये देखें भाई, ये लिखा हुआ है ठंडी जलधाराएं।
इसमें सबसे पहली जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है लैब्राडोर जलधारा। कौन सी जलधारा? लैब्राडोर जलधारा। तो सिंपल है, लैब्राडोर सागर कहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर है लैब्राडोर सागर। ये जो ग्रीनलैंड और कनाडा दिख रहा है उसके बीच में यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है बैफिन की खाड़ी, और बैफिन की खाड़ी के नीचे यहाँ पर है डेविस जल संधि, और डेविस जल संधि के नीचे यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है लैब्राडोर सागर। ये है लैब्राडोर सागर, ये लिखा हुआ है लैब्राडोर सागर, लेकिन इसे मैं मिटा देता हूँ। देख लिया आपने लैब्राडोर सागर कहाँ पर है। चलिए, तो ये ग्रीनलैंड का जो पूर्वी हिस्सा है और ये जो कनाडा में यहाँ पर जो बैफिन द्वीप है, यहाँ का जो ग्लेशियर है सूर्य के उत्तरायण के समय यहाँ का जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, यहाँ के हिम शिलाखंड पिघलते हैं, यहाँ की बर्फ की जो चट्टानें हैं वो पिघलती हैं, और पिघलने की वजह से यहाँ पर महासागर को एक अतिरिक्त जल राशि प्राप्त होती है, और ये जो अतिरिक्त जल राशि होती है ये दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है। ये जो जल राशि है डेविस जल संधि से होते हुए दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है, दक्षिण की ओर आगे बढ़ती है, ये लैब्राडोर सागर को पार करती है, और यहाँ पर एक द्वीप मैंने आपको बताया था जहाँ से गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर मुड़ जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में। इसी न्यू फाउंडलैंड द्वीप में आकर के ये जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। मतलब गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा, और दोनों ही जलधाराओं का मिलन कहाँ हो रहा है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप में हो रहा है। और दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जहां भी दो विपरीत स्वभाव वाली जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां बड़ी मात्रा में कोहरे का निर्माण होता है, और जहां कोहरे का निर्माण होता है वहां बड़ी मात्रा में प्लैंकटन का निर्माण होता है। मतलब कोहरा जो है प्लैंकटन के निर्माण के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है, और जहां बड़ी मात्रा में प्लैंकटन का निर्माण होता है वहां बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है। क्योंकि प्लैंकटन किसकी प्रिय हैं? मछलियों की प्रिय हैं, और बड़ी मात्रा में जब वहाँ मछली आती हैं तो सबसे बड़ा दानव मानव होता है, तो मानव के द्वारा यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इसी न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में कुछ बैंक भी हैं, जैसे सेंट जॉर्ज बैंक, सेंट पेरी बैंक, और ये जो बैंक होते हैं महासागर में ऊपर उठी हुई पठार नुमा स्थलाकृति होती है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है। यहाँ भी बड़ी मात्रा में प्लैंकटन होते हैं। ये भी दुनिया के बड़े मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कहलाते हैं। कौन? महासागरी बैंक। क्लियर हुआ? चलो, तो क्लियर हुई जलधारा आपको? कौन सी जलधारा? लैब्राडोर। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है दोनों का मिलन कहाँ होता है? तो कनाडा के पूर्व में जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है वहाँ दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। चलिए, इसके बाद दूसरी ठंडी जलधारा हम देख लेते हैं। जो दूसरी ठंडी जलधारा है इसका नाम है ग्रीनलैंड जलधारा। कौन सी जलधारा? ग्रीनलैंड जलधारा। आपको पता ही है ग्रीनलैंड, देखें व्हाइट कलर में दिख रहा है, एक बहुत बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसे कहा जाता है ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। ये नीचे लिखा हुआ है डेनमार्क, व्हाइट कलर में दिखाया हुआ है। व्हाइट कलर में इसको क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है, इसलिए इसको व्हाइट कलर में दिखाया हुआ है। तो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड से क्या होता है कि जो ग्रीनलैंड की जो बर्फ है वो पिघलती है। इसके पिघलने की वजह से एक बड़ी जलराशि बनती है, और ये जो ग्रीनलैंड जो जलधारा है देख लीजिए यहाँ पर, ये ग्रीनलैंड के पूर्व में यहाँ पर एक द्वीपी देश है, एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड। क्या कहते हैं? आइसलैंड। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऊंचे अक्षांश पर है और बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए उसको आइसलैंड बोला गया। हालांकि आइसलैंड आइस तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्वालामुखी भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिनके बीच में बहुत सारे, जिसके सेंटर में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। और ये जो मध्य अटलांटिक कटक मैंने आपको बताया था, इसी मध्य अटलांटिक कटक का जो ऊपरी शीर्ष है, उत्तरी जो शीर्ष है वो आइसलैंड ही है। और इस आइसलैंड के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है, बहुत बड़ी ज्वालामुखी है, जिसको हम बोलते हैं माउंट हेक्ला। शायद नाम सुना होगा आपने, माउंट हेक्ला एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो आइसलैंड में है। तो नाम है इसका आइसलैंड, लेकिन आइसलैंड नाम ना होकर के क्या होना था, इसका नाम हॉट लैंड होना था, क्योंकि केवल माउंट हेक्ला ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जहाँ से लगातार ज्वालामुखी की क्रिया होते रहती है, लावा निकलते रहता है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे दूसरी ठंडी जलधारा की जो है ग्रीनलैंड जलधारा। तो जो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के पूर्व में एक द्वीपी देश है जिसका नाम है आइसलैंड, इसके बीच से होकर के जो ग्लेशियर पिघलते हैं, इसके बीच से होकर ये अतिरिक्त जल राशि जो है वो नीचे की ओर आती है,
और नीचे की ओर आती हुई ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो गर्म जलधारा है इसमें आकर के मिल जाती है। क्लियर? तो इसी जलधारा को हमने क्या बोल दिया? ग्रीनलैंड जलधारा। तो लेब्राडोर को नंबर दिया था हमने 1, ग्रीनलैंड को नंबर दिया हमने 2। ये बोर्ड में जो 2 नंबर दिया है क्लियर है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लास्ट में एक बार मैं इसे रिवाइज कर दूंगा तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा, बाकी इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। तीसरी जो ठंडी जलधारा है इसका नाम है कनारी जलधारा, या इसको कनारी की ठंडी जलधारा बोलते हैं। आप ऐसे याद रखें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, तो आपको याद रहेगा कनारी की ठंडी जलधारा। तो कनारी की ठंडी जलधारा देख लीजिए, ये जो कनारी की ठंडी जलधारा है, इस जलधारा की जो उत्पत्ति होती है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहां पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस कनारी की जो ठंडी जलधारा है इसकी उत्पत्ति होती है। इसको मैंने नंबर दे दिया 3। लेकिन ये जलधारा की उत्पत्ति यहाँ कैसे होती है, अब इसको समझ लीजिए। जो दूसरी जलधारा है वो अलग ही क्रियाओं से उत्पन्न हो रही थी, लेकिन ये जो कनारी की जो ठंडी जलधारा है ये जलधारा अलग ही तरीके से उत्पन्न होती है, और इस क्रिया को हम कहते हैं अपवेलिन की क्रिया। कौन सी क्रिया? अपवेलिन की क्रिया। सुना है आपने अपवेलिन? अपवेलिंग भी इसे कहा जाता है, तो याद रहेगा कौन सी क्रिया? अपवेलिंग की क्रिया। क्या होती है अपवेलिन की क्रिया? अपवेलिन की क्रिया ये होती है कि जो महासागरों में जो सतही जल होता है, महासागरीय सतही जल का हट जाना और नीचे के ठंडे जल का ऊपर आना, ये कहलाता है अपवेलिंग। तो उससे क्या होगा और ये कैसे होता है? तो देखो ये किस क्षेत्र में है? ये अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, ये व्यापारिक पवन के क्षेत्र में है व्यापारिक पवन के क्षेत्र में, व्यापारिक पवन के क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो व्यापारिक पवनें हैं जब चलती हैं तो व्यापारिक पवनें जैसे ही अफ्रीका से अटलांटिक में आती हैं, उत्तरी अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ का जो सतह का जो जल है उसको हटा देती हैं। घर्षण की वजह से अफ्रीका के पश्चिमी तट में जो महासागर है, अटलांटिक महासागर, यहाँ की सतह के जल को हटा देती हैं, जिसकी वजह से सतह का गर्म जल हट जाता है और नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है, और नीचे के ठंडे जल के ऊपर आने की वजह से एक जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको हम कनारी की ठंडी जलधारा कहते हैं। कनारी की जलधारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कनारी द्वीप, आपने सुना होगा। और इस द्वीप पर किस देश का कब्जा है? स्पेन का कब्जा है। किसका कब्जा है? स्पेन का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस द्वीप पर किसका कब्जा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि स्पेन का कब्जा है किस द्वीप पर? कनारी द्वीप पर। तो उसी के नाम पर ये जलधारा चली, कनारी की ठंडी जलधारा। तो क्लियर हुआ? तो अपवेलिन की क्रिया की वजह से नीचे का ठंडा जल ऊपर आना, सतह के जल का हट जाना, जिसकी वजह से जो ठंडा जल जो आया उसकी वजह से एक धारा की उत्पत्ति हो गई, जिसको हमने कनारी की ठंडी जलधारा बोल दिया। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो ये थी कनारी की ठंडी जलधारा। इसके बाद देखें अगली जो जलधारा है, इसका नाम है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, या इसे दक्षिण अटलांटिक जलधारा भी बोलते हैं। प्रवाह इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत तीव्र वेग से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? प्रवाह कह दिया। क्लियर है? चलिए तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ये जो प्रवाह है, अच्छा जो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो कनारी की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा अपवेलिंग की जो क्रिया होती है, अपवेलिंग की क्रिया में नीचे का जो ठंडा जल ऊपर आता है और नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है तो क्या होता है, जो नीचे जो पोषक तत्व होते हैं ना वो ऊपर धरातल पर आ जाते, मतलब सॉरी ऊपर समुद्री सतह पर आ जाते हैं, समुद्री तल में ऊपर वो आ जाते हैं, ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे के पोषक तत्व आते हैं। उसकी वजह से वहाँ पर भी बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होता है, मछलियों का उत्पादन होता है, क्योंकि पोषक तत्वों को खाने के लिए कौन आते हैं? मछलियाँ आती हैं और फिर मछलियों का भक्षण होता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको? अच्छा, आपका यहाँ पर एक प्रश्न ये होना चाहिए था कि जो सतह का जो जल है वो गर्म है लेकिन नीचे का जल ठंडा कैसे? तो मैं आपको बता दूं, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, यहाँ सतह के जल का जो ऊपरी सतह का जो तापमान होगा महासागरों में वो ज़्यादा होगा, ऊपरी सतह का तापमान ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम यहीं पर गहराई में जाएंगे, लंबवत रूप से गहराई में जाएंगे, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों में गहराई में जाने के साथ साथ में आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। सॉरी,
तापमान में कमी देखने को मिलेगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऊपरी सतह का तापमान कम होगा, गहराई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ के महासागरों में ऊपर तापमान काफ़ी कम होता है, लेकिन यहाँ गहराई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो हम तो अभी बात कर रहे हैं क्षैतिज रूप से चलने वाले जल की, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्षैतिज रूप से, नियमित रूप से लंबी दूरी तक होने वाला निश्चित दिशा में जल का प्रवाह, इसी को हमने क्या कहा, जलधारा कहा। तो एक तो ये क्षैतिज रूप से चल रही है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक वर्टिकल रूप से भी महासागरों में जलधाराओं का प्रवाह होता है नीचे से ऊपर, जिसको जल का अधा प्रवाह कहते हैं। और इसी तरीके से जल का तापमान जो है वो आपस में, मतलब जल का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने में और कम होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जल का आधा प्रवाह भी होता है, आंतरिक रूप से भी जो ऊपर का जल और नीचे का जल जो है वो आपस में मिलता है। तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो कनारी की जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, अपवेलिंग की क्रिया की वजह से हुई। केवल कनारी नहीं है जो इस क्रिया से उत्पन्न हो रही है, इसके अलावा भी कुछ जलधाराएं जो इस क्रिया से उत्पन्न होती हैं। अभी जब हम दूसरे महासागर की जलधाराएं देखेंगे तो वहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये देख लिया हमने दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। इसके बाद एक और कनारी की जलधारा। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। तो जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये जो ठंडी जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक, देखो भाई, दक्षिण मतलब ये दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है, और अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर के दक्षिण में चलने वाली ये जलधारा है। तो ये जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दक्षिण अटलांटिक जलधारा की उत्पत्ति ऐसे होती है। ये देखिए, यहाँ जो दक्षिण गोलार्ध है, यहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो यहाँ के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में क्या होगा, ग्लेशियर होंगे, हिमशिलाखंड होंगे, बर्फ होगी। तो यहाँ की बर्फ पिघलने से, अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से, इस क्षेत्र की बर्फ पिघलने से 50 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश की जो बर्फ है वो पिघलती है। पिघलने की वजह से अतिरिक्त जल राशि इस दक्षिणी गोलार्ध को प्राप्त होती है। अटलांटिक महासागर के दक्षिण में जो अतिरिक्त जल राशि प्राप्त हुई, ये जल राशि जैसे ही पछुआ पवन के प्रभाव में आती है या पछुआ पवन क्षेत्र में आती है, तो पछुआ पवन मैंने आपको बता चुका हूं कहां से कहां चलेंगी, 40 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों ही गोलार्ध में चलती हैं। और किस दिशा में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो अटलांटिक महासागर में यही पछुआ पवनें इस जल को लेकर के आगे बढ़ती हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये जो जल क्या हुआ, ये जो जल राशि बनी और ये जो जल आगे की ओर बढ़ा हिम के पिघलने की वजह से, पछुआ पवन के प्रभाव से पछुआ पवनों ने इस जल को इस दिशा में ढकेला, क्योंकि पश्चिम से पूर्व चलती हैं, इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेलने का काम कर रही हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये जल बहुत तीव्र वेग से जलधारा चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। और कौन सा नंबर दिया है इस ठंडी जलधारा को मैंने, 4 नंबर, ठीक है। बोर्ड में यहाँ 4 नंबर हमने लिखा हुआ है। क्लियर हुई है आपको। चलिए, अब बेंगुला जलधारा कुछ और नहीं बल्कि ये जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो इसकी एक शाखा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है। ये जो जल राशि है इसका कुछ हिस्सा किससे टकराता है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता है। और पश्चिमी तट से टकराने के बाद यही जल जो है वो किस दिशा में मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं बेंगुला की ठंडी जलधारा। तो इसको मैंने कितना नंबर दिया था, 5। तो क्या ये बात समझ में आई आपको, बोले भाई। तो ये जो जल राशि है, ये जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, इसी की कुछ जल राशि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराई और अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी। इसी को हमने बोल दिया बेंगुला की ठंडी जलधारा। क्या बच गई अब, लास्ट फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड आपको पता होना चाहिए, ये जो अर्जेंटीना है, मतलब जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर यहाँ पर एक द्वीपीय देश है जिस पर अभी वर्तमान में ब्रिटेन का कब्जा है। इसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है, फॉकलैंड। इस देश के नाम पर इस जलधारा को नाम दिया गया है फॉकलैंड की
ठंडी जलधारा। तो होता क्या है, यही जो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है, यही दक्षिण अटलांटिक प्रवाह का कुछ हिस्सा जो है यहाँ उत्तर की ओर आगे बढ़ जाता है। फॉकलैंड द्वीप के सारे ये आगे की ओर बढ़ता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, फॉकलैंड जलधारा कहते हैं। तो फॉकलैंड जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी या गर्म होगी, तो ये ठंडी जलधारा होगी। यही फॉकलैंड जलधारा आगे बढ़ कर के ऊपर से आने वाली ब्राजीलियन या ब्राज़ील की गर्म जलधारा से आपस में मिल जाती है। और इस तरीके से अटलांटिक महासागर में एक जलधाराओं का चक्र कंप्लीट हो जाता है। क्या क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो देखें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर में इन जलधाराओं का एक चक्र बना। कैसा चक्र बना? ये चक्र बना, देखो, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो जलधाराएं कैसी चल रही हैं, क्लॉकवाइज चल रही हैं क्लॉकवाइज, और दक्षिणी क्लॉकवाइज चल रही है उत्तरी गोलार्ध में, और उनके बीच में एक सागर है जिनका नाम है सारगैसो सागर। सुना होगा आपने। फिर मैं चर्चा करूंगा सारगैसो सागर की, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ये सागर क्या है, क्यों है। तो सारगैसो सागर बीच में है, और इसके बीच में जो जलधाराएं कैसी चलती हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं। जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखो, ये जो जलधाराएं चल रही हैं, ये कैसी चल रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। कैसी चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का एक चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर? चलिए, तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं, किस तरीके से हमने जलधाराओं को देखा, किस तरीके से जलधाराएं चल रही हैं। तो सबसे पहले हमने गर्म जलधाराएं देखी। तो गर्म जलधाराओं में सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रतिविश्वती पवन चली। प्रतिविश्वती पवन से प्रतिविश्वती एक धारा की उत्पत्ति हुई। मतलब इस पवन ने जल को लेकर के ले गई, गैबोन से टकराई। गैबोन से टकराने के बाद जो जल था वो दो शाखाओं में बट गया। कुछ जल उत्तर की ओर गया, कुछ जल दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर जो जल गया उसकी वजह से ही क्या हुआ, वो जल उत्तर की ओर वहां तक पहुंचा जहां से व्यापारिक पवनें चलती हैं। मतलब 10 डिग्री अक्षांश से व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो 10 से 30 के बीच में। तो इन व्यापारिक पवनों ने क्या हुआ, उस जल को ढकेल कर किधर लेके गई, पश्चिम की ओर लेके गई। तो इसको हमने नाम दे दिया उत्तर विश्वती जलधारा। जब यही जल एंटलीज द्वीप से टकराया तो ये दो शाखाओं में बढ़ गया। इसकी पूर्वी शाखा को हमने नाम दे दिया एंटलीज द्वीप के नाम पर, एंटलीज जलधारा। और इसकी एक जो पूर्वी शाखा थी वो मैक्सिको की खाड़ी में आ गई। यहाँ मिसिसिपी नदी का जल मिला, जिसकी वजह से यहाँ का जल स्तर बढ़ा, और ये फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के दक्षिण से होकर के एक जल राशि आगे बढ़ी, और ये आगे बढ़ करके किससे मिल गई, एंटलीज जलधारा से मिल गई। और ये दोनों जलधाराएं जब आपस में मिल गई तो ये दोनों जलधाराएं केप हेक्टर द्वीप में आपस में मिलती हैं। तो फ्लोरिडा के नीचे से जो जलधारा आगे बढ़ी, इसको नाम दे दिया फ्लोरिडा जलधारा। ये फ्लोरिडा जलधारा और एंटलीज जलधारा दोनों आपस में केप हेक्टर द्वीप में मिल गई, और ये जलधारा केप हेक्टर द्वीप में जब जैसे ही मिलती हैं तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है ये, जो अमेरिका की क्लाइमेट को प्रभावित करती है, वहाँ के मौसम को प्रभावित करती है, वहाँ की जलवायु को स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। अभी जैसे ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा केप हेक्टर द्वीप से आगे बढ़ती है अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट से होते हुए, और ये पहुंचती है कहाँ तक, न्यूफाउंडलैंड द्वीप तक। तो जैसे ही न्यूफाउंडलैंड द्वीप में पहुंचती है तो फिर से वो पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, तो इस जलधारा को किधर ढकेल देती हैं, पूर्व की ओर ढकेल देती हैं। और ये जलधारा बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत व्यापक क्षेत्र में अत्यंत तीव्र वेग से चलती है, इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी कहा जाता है। तो प्रवाह भी और जलधारा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जलधारा 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी आइसलैंड तक चले जाती है, जिसको हम इर्मिंगर कहते हैं। इसकी एक शाखा नॉर्वे तक चले जाती है, जिसको हम नॉर्वेजियन कहते हैं। और इसी की वजह से मैंने आपको बताया था, शीत ऋतु में भी नॉर्वे में जो मरमस्क बंदरगाह होता है वो खुला होता है, ओपन रहता है, मतलब वहाँ से आयात और निर्यात होता रहता है। इसके अलावा इसकी एक शाखा जो है वो स्पेन और फ्रांस के बीच में खाड़ी है, जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी, यहाँ तक आ जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की 3 शाखाएं, इर्मिंगर शाखा, नॉर्वेजियन शाखा और रेनेल शाखा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा फिर हमने देखा दक्षिणी गोलार्ध में जो जल नीचे आ गया था वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ब्राजील के तट तक आया, जिसको हमने बोल दिया दक्षिण विश्वती जलधारा। ब्राजील के तट से टकराकर ये शाखा आगे बढ़ी, जिसको हमने बोल दिया ब्राजीलियन जलधारा।
ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में दो आपको गर्म जलधारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर में दो गर्म जलधाराएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फिर हमने देखा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराओं में सबसे पहली हमने बात की लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर सागर यहाँ पर है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। यहाँ से होकर के यहाँ पर एक जलसंधि है जिसका नाम है डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि से जो बर्फ पिघलती है, जो ग्लेशियर पिघलते हैं, उसकी वजह से जो अतिरिक्त जल राशि मिलती है वो एक शाखा के रूप, वो एक धारा के रूप में आगे बढ़ती है। इसी को बोल दिया लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा दोनों का मिलन होता है न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर। इसके अलावा दूसरी हमने ठंडी जलधारा देखी ग्रीनलैंड जलधारा। तो ग्रीनलैंड जलधारा जो है वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच से जो बर्फ पिघला उसकी वजह से ये जलधारा की उत्पत्ति होती है और जलधारा आगे बढ़कर के उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाती है। तीसरी हमने देखी कनारी जलधारा। कनारी जलधारा जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव से अपवेलिंग की क्रिया से इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है, सतह का जो गर्म जल होता है वो हट जाता है और नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है और ये ठंडा जल जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। इसी को हम बोलते हैं कनारी की ठंडी जलधारा। और ये इतनी खतरनाक जलधारा है, इतनी खतरनाक है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट का निर्माण कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े डेजर्ट का निर्माण किया, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। तो आप देख लीजिए, केवल कनारी ही नहीं, विश्व की जितनी भी महासागरों में चलने वाली जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं, सारी जलधाराएं क्या करती हैं, मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। क्योंकि जो ठंडी जलधारा होती है वो जल का वाष्पीकरण होने नहीं देती, और जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो संघनन की क्रिया नहीं होगी, और संघनन की क्रिया नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। तो जितनी भी ठंडी जलधाराएं हैं आप देख लीजिए, उनके किनारे आपको सारे के सारे डेजर्ट देखने को मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ कनारी की ठंडी जलधारा जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट बना। यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जिसकी वजह से दुनिया का दूसरा बड़ा विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल और ऐसे बहुत सारे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन में एक जलधारा चलती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। इस कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर आपको एरिजोना और सोनेरान मरुस्थल देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए तो यहाँ पर एक हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चलती है साउथ अमेरिका में, चिली के पश्चिमी तट पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर आपको अटाकामा और कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो विश्व के जितने भी डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, पश्चिम भाग में मिलेंगे। क्योंकि उनके पश्चिमी भाग में महासागरों में कौन सी जलधारा चलती है, ठंडी जलधाराएं चलती हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, वो ये कि केवल मरुस्थलों के निर्माण के लिए केवल ठंडी जलधाराएं उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे कारक हैं जो मरुस्थलों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। उसमें एक दूसरा कारण ये भी है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ये हाई प्रेशर वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर पौनें बैठती हैं, वायु का अवतलन होता है, इस वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। ये भी एक कारण है। तो आ गई बात समझ में। तो उसमें जलधारा भी मरुस्थलों के निर्माण में एक अहम फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। क्लियर। तो कनारी की ठंडी जलधारा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। तो दक्षिण अटलांटिक प्रवाह मैंने आपको बताया, नीचे के जो ग्लेशियर पिघलने से जो जलराशि जमा हुई, वही जलराशि पछुआ पवन के प्रभाव से पश्चिम की ओर आगे बढ़ी। इसी को हमने क्या बोल दिया, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। बहुत तीव्र वेग से चलती है ये जलधारा, कोई अवरोध यहाँ नहीं होता, इसलिए उसको प्रवाह नाम दे दिया। यही जलधारा, इसकी एक शाखा जो थी वो क्या हुई, ये फॉकलैंड द्वीप से आगे बढ़ी, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, फॉकलैंड जलधारा। यही इसकी कुछ जल राशि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराई। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराने के बाद ये उत्तर की ओर आगे बढ़ गई, इसको हमने नाम दे दिया बेंगोला की जलधारा। तो इस तरीके से ये हमने ठंडी जलधाराएं भी यहाँ की देख ली। तो ये हमने देखा आज अटलांटिक महासागर की जलधारा, और आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।